नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वो है क्लास 12वीं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन और क्लास 10वीं और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए, समय ना गंवाते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि पुराने हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उत्प्रेरण। कैटालाइटिस्ट उत्प्रेरक क्या होते हैं, जरा उसे समझते हैं। आप इसे एक दूसरी भाषा में इंक्रीजर भी बोल सकते हैं। तो वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं और अभिक्रिया के अंत में ज्यों का त्यों प्राप्त हो जाते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। लेकिन दोस्त, एक बड़ी बात यह है कि उत्प्रेरक और उत्प्रेरण ये दो चीज़ें हैं। उत्प्रेरक जो कुछ भी हम रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र करने हेतु मिलाते हैं, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन जब उत्प्रेरक मिलाने पर जो भी कुछ क्रिया होती है, जो भी कुछ परिवर्तन होता है ना, उसे हम उत्प्रेरण कहते हैं। ये दो चीज़ें हैं, उत्प्रेरक और उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक की परिभाषा आप यहाँ उत्प्रेरक की परिभाषा दिया गया है कि वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित करने से तात्पर्य है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देना, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देना, यानी अभिक्रिया को फास्ट कर देना, अभिक्रिया को स्लो कर देना, रिएक्शन को फास्ट करना, रिएक्शन को स्लो करना। परंतु रिएक्शन को तो ये फास्ट और स्लो कर देते हैं, लेकिन खुद क्या रहते हैं? अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं और अभिक्रिया के अंत में ज्यों का त्यों क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। किसी उत्प्रेरक द्वारा अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की यह घटना क्या कहलाती है? उत्प्रेरण कहलाती है। यानी कोई उत्प्रेरक आपने मिलाया और जब वह अभिक्रिया के वेग को क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया ना, तो अभिक्रिया किसी उत्प्रेरक द्वारा अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की घटना क्या कहलाती है? उत्प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्प्रेरण। यानी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। और उत्प्रेरकों द्वारा अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देना या घटा देना, या जो है उसे परिवर्तित करने की जो घटना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। चलिए इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है। ध्यान से देखिएगा इस उदाहरण को। इस उदाहरण में एक बात कही गई है, जो कि ये है कि यहाँ पर 2KClO3 ठीक है, इसमें अभी हमने कुछ नहीं मिलाया है, तो अभिक्रिया 2KCl + 3O2 स्पीड स्लो है, मतलब बहुत धीरे अभिक्रिया हो रही है, कुछ मिलाया नहीं। तो इसके टूटने की, वियोजित होने की जो अभिक्रिया है वो बहुत ही क्या है? बहुत ही स्लो है। लेकिन अब इसमें हमने जो है, ध्यान से देखिएगा, MnO2 मिला दिया। 2KClO3 तीर के ऊपर लिखा MnO2, यानी अब इसमें हमने क्या मिला दिया? MnO2। और जब हमने इसमें MnO2 मिलाया तो ये 2KCl + 3O2 ये टूटा और ये स्पीड फास्ट हो गई है। वेरी फास्ट स्पीड में क्या कर रही है? ये रिएक्शन
हो रही है। ठीक है दोस्त, आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप अगर टॉपिक को नोट डाउन करते चलिए, लिखते चलिए, तो आपके लिए और भी जो है लेक्चर मज़ेदार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा कि अभिकारकों तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार। अभिकारकों और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार, यानी हमारा अभिकारक कैसा है और हमारा उत्प्रेरक कैसा है, इन दोनों के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। चलिए आइए देखते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर जो उत्प्रेरण है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। भौतिक अवस्थाओं के आधार पर उत्प्रेरण मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। नंबर एक जो हमारा है समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण नंबर 1 हमारा है समांगी उत्प्रेरण। कह रहा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्प्रेरक एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं तो इसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, ठीक ना, उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों एक ही अवस्था में होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं समांगी उत्प्रेरण। जैसे मानिए अगर हमारा अभिकारक जो है ठोस अवस्था में है और उत्प्रेरक भी हमारा ठोस अवस्था में है, अगर दोनों ठोस अवस्था में है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे समांगी उत्प्रेरण। अगर हमारा उत्प्रेरक यहाँ पर द्रव अवस्था में है और हमारा अभिकारक भी द्रव अवस्था में है तो भी यह अभिक्रिया जो है समांगी उत्प्रेरण कहलाएगी। अगर हमारा उत्प्रेरक यहाँ पे अगर हमारा उत्प्रेरक जो है गैस अवस्था में है और हमारा अभिकारक भी जो है गैस अवस्था में है, तो जब दोनों गैस अवस्था में हैं तो फिर हमारी जो अभिक्रिया होगी वह जो है समांगी उत्प्रेरक कहलाएगी। ठीक है ना। चलिए समझते हैं। कह रहा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्प्रेरक एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं तो इसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरण। जैसे देखिए एग्जाम्पल आपको 2SO2 + O2 उत्प्रेरक यहाँ पे NO है, NO को नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस है ये, तो यहाँ पे 2SO3 बन गया। और जो उत्प्रेरक NO मिलाया है ना, NO नाइट्रिक ऑक्साइड जो मिलाया है ये गैस है, SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और O2 गैस है, ये भी गैस है। यानी हमारा यहाँ पर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन ये गैसीय अवस्था के जो है अभिकारक हैं और जो हमने उत्प्रेरक लिया वो भी गैसीय अवस्था में है, 2SO3 बन गया। ठीक है ना। तो जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक दोनों जो है, दोनों की अवस्थाएं जब क्या होती हैं? समान होती हैं, इस प्रकार के उत्प्रेरण को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आगे और भी एक एग्जाम्पल है, जैसे CH3COO CH3, इसको CH3COO CH3 है ना, और इसके बाद ये जो है लिक्विड अवस्था में है, यहाँ पे H2O भी लिक्विड अवस्था में है, HCl भी जो है लिक्विड अवस्था में उत्प्रेरक मिला दिया गया और यहाँ बन गया CH3COOH एसिटिक एसिड और फिर उसके बाद CH3OH, मतलब यहाँ पे बन गया मेथिल अल्कोहल। तो मतलब यहाँ पे ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो है हमारा अभिकारक, ये दोनों जब लिक्विड अवस्था में हैं और हमारा जो है उत्प्रेरक जो आया वह भी लिक्विड अवस्था में है
और जब तीनों लिक्विड अवस्था में हो गए तो इसका मतलब ये हो गया कि यह भी एक प्रकार का क्या है, यह भी एक प्रकार का समांगी उत्प्रेरण ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समांगी उत्प्रेरण आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं विषमांगी उत्प्रेरण में। विषमांगी उत्प्रेरण में कह रहा है कि जब किसी, एक सेकंड, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्प्रेरक अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में होते हैं, अभिकारक तथा उत्प्रेरक अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में होते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है? विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे 2SO2 + O2, यहाँ Pt मतलब प्लेटिनम है, Pt मतलब क्या है? प्लेटिनम। तो मैं जूम कर दूं, Pt मतलब यहाँ पे प्लेटिनम है, ये सॉलिड अवस्था में है, यानी ये ठोस अवस्था में है। और क्या बन गया? 2SO3, यानी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो उत्प्रेरक है प्लेटिनम, अब की बार ये जो है क्या है, इस बार यह Pt जो है ठोस अवस्था में है और 2SO3 तो बन रहा है, लेकिन ये हमारा कैसा है? एक ठोस है। इसलिए यहाँ पे उत्प्रेरक की जो अवस्था है वह तो ठोस है, लेकिन हमारे अभिकारक की जो अवस्था है वो गैसीय अवस्था में है। इस कारण से इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वह कैसी अभिक्रिया है? इस प्रकार की अभिक्रिया जो है, या इस प्रकार की अभिक्रिया, इस प्रकार का उत्प्रेरण जो है विषमांगी उत्प्रेरण है। कैसा उत्प्रेरण है? विषमांगी। विषमांगी उत्प्रेरण में आपको याद रखना कि अभिकारक और जो है उत्प्रेरकों की जो अवस्थाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे हमारा अभिकारक जो है गैसीय अवस्था में है, तो हमारा उत्प्रेरक कैसी अवस्था में आ गया है? ठोस अवस्था में आ गया है। जैसे NH3 4NH3 अमोनिया गैस है, 5O2 ऑक्सीजन गैस है। प्लेटिनम देखिए, यहाँ पर भी प्लेटिनम ठोस अवस्था में है और 4NO + 6H2O बन गया है। तो अभिकारक और उत्प्रेरकों की अवस्थाएं जब भिन्न भिन्न होती हैं तो इस प्रकार की जो है, अब इस प्रकार का उत्प्रेरण विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। जैसे 2S2 हाइड्रोजन गैस है, O2 गैस है, प्लेटिनम फिर यहाँ पे ठोस आ गया है, फिर 2H2O। जैसे N2 गैस है, CH2 गैस है, Fe उत्प्रेरक आ गया है और क्या बन गया है? 2NH3 अमोनिया बन गया है। फिर यहाँ पर ये देखिए Fe फेरस मतलब ये आपका लोहा है ठोस अवस्था में, और यहाँ पे ये दोनों कौन सी अवस्था में है? गैस अवस्था में। ठीक है दोस्त, तो समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण दोनों उम्मीद करता हूँ बेहतर समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्रियाविधि के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार। क्रियाविधि के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार। क्रियाविधि के आधार पर उत्प्रेरण मुख्य 4 प्रकार के होते हैं और ये भी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वीडियो को पूरा देखा करिए, वीडियो को कहीं स्किप मत किया करिए, और हो सके तो कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए। जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगे या जो आप उसको आप जो पोस्ट करके लिख सकते हैं, या आप उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बाद में मैं स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका देता हूँ। ठीक है, तो क्रियाविधि के आधार पर उत्प्रेरक मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका, थोड़ा सा जूम किया जाए, धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण। यानी धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण और फिर प्रेरित उत्प्रेरण। तो चलिए आप समझते हैं धनात्मक उत्प्रेरण किसे कहते हैं। धनात्मक उत्प्रेरण, जी, धनात्मक उत्प्रेरण, जब कोई उत्प्रेरण किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो उसे धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं, तथा जब अभिक्रिया का वेग बढ़ने की यह घटना धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। यानी जब कोई रासायनिक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, और अभिक्रिया के वेग के बढ़ने की यह घटना क्या कहलाती है? उत्प्रेरण का, धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। अभी से पहले जो मैंने सबसे पहले जो आपको बताया गया था 2KClO3 MnO2 मिला दिया गया तो अभिक्रिया का वेग फास्ट हो गया,
यह एक धनात्मक उत्प्रेरण का ही एग्जाम्पल था, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है 2KClO3 अपने ऊपर ये रिएक्शन देखिए, 2KClO3 ऊपर MnO2 है तीर के ऊपर, और फिर 2KCl + 3O2, यानी यहाँ पे इसका जब वियोजन हुआ तो बहुत फास्ट हो गया, और जब अभिक्रिया फास्ट हो गई तो इसका मतलब ये क्या है, धनात्मक उत्प्रेरण है। ठीक है, आगे बढ़े। ऋणात्मक उत्प्रेरण, जब कोई उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा देता है तो उसे ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं, तथा इसके द्वारा अभिक्रिया के वेग को घटाने की यह घटना को क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, 2Na2SO3, इसमें आपने एथिल अल्कोहल C2H5OH मिला दिया, 2Na2SO3, और इसमें आपने क्या मिला, C2H5OH, और ये बदल गया 2Na2SO4, लेकिन 2Na2SO4 वेरी स्लो रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है ये, बहुत ही स्लो रिएक्शन होगा यदि आपने C2H5OH यानी सिरका इसमें क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, मिला दिया। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। स्व उत्प्रेरण, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों में से ही कोई एक उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है तो उसे स्व उत्प्रेरण कहते हैं, तथा इस घटना को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। यानी जो भी आपने अभिकारक लिया है, अब जब आप उस अभिकारकों को मिलाते हैं, जो कुछ बनता है उसी में से जो उत्पाद बनता है, उत्पाद में से ही कोई एक उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का काम करना शुरू कर दे, तभी सभी क्रिया को क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपने लिया है 5C2H2O4 ऑक्जेलिक एसिड, 2KMnO4 और 3H2SO4, ये तीन अभिकारक हमारे, तीनों को लेकर हमने रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे बना 2MnSO4, K2SO4 और 10Cl2 और 8H2O। 2MnSO4 जैसे ही बना, 2MnSO4 यह उत्प्रेरक का कार्य करने लगा। किसका काम करने लगा, उत्प्रेरक का। और इसने अभिक्रिया के वियोजन को तेज कर दिया, और बहुत तेजी के साथ 2MnSO4, K2SO4, 10Cl2 और 8H2O में क्या हो गया, टूटने लगा। यानी अभिक्रिया बहुत ही क्या हो गई है, फास्ट हो गई है। इसके बनने तक तो अभिक्रिया बहुत स्लो थी, 2MnSO4, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है कि अभिकारकों को मिलाने पर जो भी आपका उत्पाद बना, उस उत्पाद में से ही कोई एक उत्पाद जब किसका काम करने लगे, जब उत्प्रेरक का काम करने लगे ना, तो इस अभिक्रिया को स्व उत्प्रेरण अब कहते हैं। उसके बाद हमारा प्रेरित उत्प्रेरण, कह रहा कि जब रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है तो उसे प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। जब अभिक्रिया किसी दूसरी अभिक्रिया के लिए, यानी जब अभिक्रिया चल रही है और वह किसी दूसरी अभिक्रिया के लिए किसका कार्य करने लगे, उत्प्रेरक का कार्य करने लगे, तो इसे क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे Na2SO3 प्लस इसमें O2 मिलाया गया, Na2SO4 बन गया। अब Na2SO3 AsSO3, ये रिएक्शन नहीं हो सकती, ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती। लेकिन जब आप इन दोनों को साथ में कराएंगे, यहाँ देखिए, अब दोनों को साथ में मिला दिया, Na2SO3 प्लस Na2AsO3, इनको जब साथ में मिलाकर रिएक्शन कराया गया तो ये हो गई अभिक्रिया, और बहुत ही फास्ट हुई, Na2SO4 प्लस Na2AsO4। यानी अकेले रिएक्शन कराया गया तो नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ मिलाया गया। तो जब कोई अभिक्रिया किसी दूसरी अभिक्रिया को क्या की, उत्प्रेरित करती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब उत्प्रेरकों के लक्षण। मैं दोस्त बहुत फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पास समय थोड़ा कम है, और वीडियो की अपनी सीमाएं होती हैं, और इसमें टॉपिक्स भी कवर करने हैं। तो चलिए आप बहुत ध्यान से देखते चलिए। उत्प्रेरकों के लक्षण में देखिए, उत्प्रेरक भार तथा रासायनिक संगठन की पहली स्थिति में अभिक्रिया के अंत में प्राप्त हो जाते। मतलब जैसे प्रारंभ में हम उत्प्रेरक को मिलाते हैं, उसी प्रकार से अभिक्रिया के समाप्त होने पर उत्प्रेरक हमें क्या हो जाते हैं, ज्यों का त्यों
प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त होती है ना। थोड़ा सा उत्प्रेरक ही जो है क्या होता है, पूरी अभिक्रिया को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते। जी हाँ, याद रखिएगा, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, अपितु केवल अभिक्रिया तो चल रही है, उस अभिक्रिया के जो है उस अभिक्रिया की स्पीड को फास्ट और स्लो करने का काम केवल करते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक क्रिया विशिष्ट होते हैं, अर्थात अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया में अलग अलग उत्प्रेरक कार्य करते हैं। यानी एक ही उत्प्रेरक बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्य कर भी सकता है और नहीं भी, या फिर कह सकते हैं कि अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक होते हैं। और करा कि उत्प्रेरक साम्य अवस्था को परिवर्तित नहीं करता। यानी साम्य अवस्था मतलब अभिक्रिया की साम्य अवस्था, जो कुछ बनने वाला है उसमें कुछ कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, बनेगा वही। यह तो केवल क्या कर सकता है, अभिक्रिया के स्पीड को स्लो या फास्ट कर सकता है। ठीक है, और उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पाद को नहीं बदलते। यानी जो बनने वाला, मैंने अभी समझाया, ऐसा नहीं है कि आप उत्प्रेरक मिलाए बनने वाला कुछ और बन जाए कुछ और। उत्प्रेरक कुछ नया नहीं बनाते, उत्प्रेरक वही चीज़ बनाते, केवल अभिक्रिया थोड़ा फास्ट और स्लो करके। ठीक है ना, अभिक्रिया को फास्ट कर देते हैं या अभिक्रिया को स्लो कर देते हैं। और सूक्ष्म विभाजित उत्प्रेरक अधिक प्रभावशाली होते हैं। अगर हम किसी उत्प्रेरक को पीस कर जो है मिलाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में करके मिलाते हैं, तो अधिक प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इस क्रियाशीलता भी, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है ना, उसके मध्य ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाती है, रिक्तियाँ बन जाती हैं, और रिक्तियाँ बनने से उनका क्षेत्रफल भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जिस ताप पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता अधिकतम होती है, उस ताप को अनुकूलतम ताप कहते हैं। जिस ताप पे उत्प्रेरक जो है अधिक के क्रियाशील रहता है, जितने ताप पर वह अभिक्रिया के स्पीड को बहुत फास्ट किए रहता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलतम ताप कहते हैं। तो दोस्त, आज के लिए इतना ही। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लॉ से रिलेटेड वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि कोई टॉपिक समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।